हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज आपके लिए फिर लेकर आया हूँ एक नए पोम का एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान और सरल शब्दों में। और टाइटल ऑफ द पोम इज़ कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पैब्लो नेरूडा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पोम को। बेसिकली स्टार्ट करने से पहले बस 2-3 लाइन आपको बता दूं कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोम। बेसिकली इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। मीन्स पैब्लो नेरूडा ये बताना चाहते हैं कि हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, कभी बैठकर सोचना चाहिए कि हमें क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए आगे। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। और हम सभी को आपस में मिलकर एक दूसरे के बीच एक सामंजस्य बैठाना चाहिए। मीन्स एक दूसरे की फीलिंग्स को के बारे में समझना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। ये बेसिकली इस पोम का थीम है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and let's not move our arms so much. डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मैंने कुछ टर्म्स को हाईलाइट किया है। ये टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए हम उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं हम लोग। आप देखेंगे कि पहले ऑथर ने कहा है कि लेट नाउ वी विल काउंट टू 12। मीन्स फॉर अ चेंज एक वर्ड यूज़ किया गया है, फॉर वंस। आप देखेंगे थर्ड लाइन में, मीन्स इसका मतलब होता है फॉर अ चेंज, फॉर द फर्स्ट टाइम। और ऑन द फेस ऑफ द अर्थ का मतलब है यहाँ पर है इन द वर्ल्ड। तो ऑथर कहना चाह रहे हैं फॉर अ चेंज इन दिस वर्ल्ड पैब्लो नेरूडा रिक्वेस्ट एवरीबडी टू काउंट टिल 12। वो सभी से कहते हैं कि 12 तक गिनिए इन हिज ओन माइंड एंड नॉट टू स्टॉप फॉर अ वाइल। और रुकना नहीं है, 12 तक कंटिन्यू आपको गिनते रहना है। मे बी दिस 12 referred to by the poet is the 12 hours in the clock or the 12 months in a year। हो सकता है कि वो इस 12 को शायद 12 आवर्स कहना चाहते हो, या फिर 12 मंथ्स होता है ईयर में, इस वजह से उन्होंने 12 वर्ड को यूज़ किया है। ही वॉन्ट्स एवरी वन टू स्टॉप एंड काम डाउन। वो चाहते हैं कि सभी लोग थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाए, हर काम को छोड़ दे, शांत हो जाए। द पोइट अर्जेस एवरी वन नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज। वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी लैंग्वेज में बात मत करो। ऐसा क्यों कहते हैं? क्वेश्चन ये आ सकता है कि नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज। डियर फ्रेंड्स, क्योंकि लैंग्वेज इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड। दैट्स वाई हम लोग जब भी बात करते हैं एक दूसरे से, तो कभी किसी को हम लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और सभी लोग, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है। सो ऑथर ने लैंग्वेज को रूट कॉज ऑफ द ऑल द प्रॉब्लम माना है। इस वजह से वो कहते हैं लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। As we all know that there are different languages spoken in different parts of earth which sometimes become a barrier in our way for peace। मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, और कभी कभी ये भाषाएं हमारे लिए एक बैरियर और बंधन के समान बन जाती हैं। इसलिए ऑथर शायद ये कहना चाहते होंगे कि हम लोग किसी भी भाषा में बात ना करें, बस शांत हो जाए। So he asks people not to speak. Not only this, he also wants us to stop moving our arms। वो कहते हैं कि प्लीज़ कोई भी काम मत करिए, अपना आर्म्स को मूव नहीं करिए। अब यहाँ आर्म्स को डेलिबरेटली ऑथर ने यूज़ किया है। इसके दो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, यानी कि पन यहाँ पर यूज़ हुआ हो सकता है। जैसे कि एक तो आर्म्स का मतलब आप जानते हैं वेपन्स होता है। ऑथर शायद ये कहना चाह रहे होंगे कि आप वेपन्स कोई भी एक दूसरे के इस्तेमाल मत करिए। और दूसरा शायद ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे हो, अपना हाथ हिला रहे हो, हाथ से कोई काम करते हैं, तो उस एक्टिविटी को आप बंद कर दीजिए। तो डुअल मीनिंग क्रिएट हो सकता है आर्म से यहाँ पर। सो यहाँ पे पन को रिफर किया जा सकता है। By using the words, he means that the weapons which are used by different countries to wage a war. Wage a war means to create a war against each other. So basically the poet is demanding peace from all of us. So in short हम लोग कह सकते हैं कि पोएम ऐसा कहकर हम चाहते हैं कि हम सभी लोग पीस को मेंटेन रखें अपने सोसाइटी में जहाँ भी हैं। आगे ऑथर बात करते हैं आगे दूसरे स्टैंजा पे दोस्तों। वो कहते हैं इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। एग्जॉटिक का मतलब काफ़ी फैसिनेटिंग, रेयर, जो कभी पहले फील ना किया गया हो। कुछ बाहर से ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा हो जैसे पहले कभी फील नहीं किया हो। वो कहते हैं विदाउट रश। आप सोचिए कि जब कोई हरी में नहीं होगा, कोई हेक्टिक शेड्यूल किसी का नहीं होगा, तो वो कैसा होगा, वो सिचुएशन कैसा होगा। विदाउट इंजन्स, विदाउट इंजन से ऑथर कहना चाह रहे हैं कि जब कोई मशीनें काम नहीं करेंगी, हम लोग कुछ भी नहीं काम करेंगे।
वी विल ऑल बी टुगेदर। ऐसे सिचुएशन में हम सब लोग साथ में होंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। बेसिकली वो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि इफ़ एवरीथिंग कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, अगर सब कुछ शांत हो जाता है, इट विल बी अ वेरी डिफरेंट मोमेंट। If all the engines like the vehicles and machines stop, then there will be a sudden strange situation as the world will experience a sudden calmness। क्योंकि सब लोग जब एक साथ रुक जाएंगे तो एक पूरी दुनिया में एक अजीब सा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, सब कुछ शांत 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 दिखेगा। तब लोगों को सोचने का मौका मिलेगा कि हम लोग क्या कर रहे थे एक दूसरे के लिए और हमें आगे क्या करना चाहिए। पोएम में आगे ऑथर लिखते हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। ऑथर यहाँ पे ये भी बताना चाहते हैं कि द फिशरमैन विल स्टॉप ऑल्सो स्टॉप नॉट हार्म विल ऑल्सो स्टॉप एंड दे विल नॉट हार्म वेल्स इन द सी। मतलब कि अगर आप लोग सी को पकड़ रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, तो आप लोग भी ये सब काम बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। And he says by this he basically wants to say that we should not harm animals. Here he gives the example of whales which are being hunted for the purpose of food or trade for oil. He also wants people to calm down so that they can stop and see what they have achieved or lost. For this वो बताना चाहते हैं कि आपने अपने लाइफ में क्या अचीव किया है और क्या खोया है आपने, कभी इसको फील किया है आपने। और इसके लिए वो एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि द पर्सन हु गेदर सॉल्ट, जो व्यक्ति सॉल्ट बनाता है, इकट्ठा करता है, वो शायद कभी अपने हाथों को भी नहीं देखता कि उसके हाथ कैसे हो गए हैं, कितने रफ हो गए हैं उस सॉल्ट की वजह से। हुज हैंड्स आर हर्ट, हियर ही वॉन्ट्स एवरी वन टू स्टॉप फॉर अ वाइल। वो चाहते हैं कि सभी लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाए इन ऑर्डर टू सी एंड फील देयर अचीवमेंट्स एंड हाउ मच दे हैव लॉस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेनिंग सच मटीरियलिस्टिक थिंग्स। वो कहते हैं कि आप जो इस दुनिया में जितनी भी मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, एसी, टीवी, फ्रिज, कार और अदर भी कंफर्ट की चीज़ें और लग्जरी की चीज़ें, उसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या क्या काम नहीं करते और कभी देखते नहीं कि हमने अपने आप को भी क्या बना लिया है। सो वो चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ से थोड़ा दूर होकर थोड़ी देर के लिए शांत होकर सोचिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले स्टैंजा पर। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors। आप देखेंगे दोस्तों मैंने ग्रीन वॉर्स को हाईलाइट किया है और विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स को, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर बेसिकली दो जो प्रिपेयर ग्रीन वॉर से ऑथर ये कहना चाहते हैं, दोज हु वेज वॉर अगेंस्ट द एनवायरमेंट, दोज हु ट्राई टू फाइट अगेंस्ट द एनवायरमेंट, दोज हु आर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट। मतलब ऐसे लोग जो हमारे वातावरण को ख़राब कर रहे हैं, हमारे पूरे पर्यावरण को ख़राब कर रहे हैं, या तो गैस से या वॉर से या फायर से। वो कहते हैं विक्ट्री तो मिलेगा ऐसे में किसी न किसी को, जीत तो होगी किसी की, लेकिन विद नो सर्वाइवर्स। लेकिन जीत भी मिलेगी और नो सर्वाइवर्स, कोई सर्वाइवर्स भी नहीं बचेगा, तो क्या फ़ायदा है इसी जीत का, वो कहना चाहते हैं। दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ, ग्रीन वर्ड्स बेसिकली यहाँ पर एक सिंबल है और एक ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, जब एक एडजेक्टिव जब नाउन को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि ग्रीन एक एडजेक्टिव है, नाउन वॉर को डिस्क्राइब कर रहा है, बट एक्चुअल में वॉर ग्रीन नहीं होते। ग्रीन से यहाँ पे ऑथर यहाँ पे एनवायरनमेंट को रिफर करना चाह रहा है। तो जब एडजेक्टिव किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है बट एक्चुअल इंटेंशन किसी और के नाउन को डिस्क्राइब करना होता है, सो वैसे टर्म को हम लोग ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। और अगला टर्म जो है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, इसमें आप देखेंगे एक तरफ जीत है और दूसरी तरफ लिखा गया है नो सर्वाइवर्स। ये बिल्कुल दोनों अपोजिट आइडियाज़ यहाँ पे एक्सप्रेस किए गए हैं। ऐसे टर्म्स को हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्स। फिर ऑथर कहते हैं वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. ट्रक को दोस्तों मैंने हाईलाइट किया है, ट्रक का मतलब है डीलिंग। बेसिकली आप जानते हैं टुडे ऑल द ह्यूमन बींग्स आर मेकिंग मनी फॉर डैमेजिंग द एनवायरमेंट विद देयर एक्टिविटीज सच एज माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, लेटिंग द केमिकल वेस्ट इनटू रिवर्स। आप तो जान ही रहे हैं कि सारे लोग किसी ना किसी तरह से एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, चाहे वो माइनिंग का रीज़न हो या डिफॉरेस्टेशन का या फिर वेस्टेज हो रिवर में फेंकने का। सो द पोएट आस्क अस नॉट टू डू सो। He also requests people not to get involved in wars as there is no benefit of achieving such victory in which no one is left alive. क्या फायदा उस जीत का जब कोई जीवित ही नहीं बचा। He says so because wars and environmental damage will lead to no life on earth. Rather, he wants people to adopt a new approach towards life and mankind. वो कहते हैं हमारे लाइफ और मैनकाइंड के प्रति एक नया नज़रिया बनाइए।
सोचिए हम क्या करें अपने इस धरती को और अपने इस समाज को, अपनी सोसाइटी को बेहतर करने के लिए। इस लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है। ही सेज दैट यू शुड ट्रीट योर एनिमी लाइक ब्रदर्स। वो कहते हैं कि पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक विद देम लाइक ब्रदर्स। वो कहते हैं कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, उनसे बात करिए, लोगों को दोस्त बनाइए, पीस प्रमोट करिए, हारमनी प्रमोट करिए इन द वर्ल्ड। ही वॉन्ट्स नथिंग टू डू विद डेथ और ही डजेंट वॉन्ट टू हैव एनी डीलिंग्स विद डेथ। वो कहते हैं मेरा डेथ से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मेरे इसके साथ कोई डीलिंग है, मैं इसके साथ कोई भी डील नहीं करना चाहता। विच इज़ ऑफन सीन एज अ फ्राइटनिंग ऑन अनडिजायरेबल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि मौत से सभी लोग डरते हैं, बस ऑथर यहाँ पे कहना चाह रहा है कि टोटल इनएक्टिविटी कहकर मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप मर जाइए, कुछ मत करिए। वो कहते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन पॉज लीजिए और सोचिए कि हमने क्या बना दिया है इस दुनिया को। अब आगे चलते हैं। अगला स्टैंजा है दोस्तों, ये कहता है इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड मैंने हाईलाइट किया। सिंगल माइंडेड का मतलब थिंकिंग ऑफ ओनली वन गोल, इंटेंसली फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन पर्पस। हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। जैसे कि मैंने अपना एक ही गोल बना लिया कि पैसा 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 अचीव करना है, पावर अचीव करना है। सो ऐसा होना सिंगल माइंडेड होना होता है। सो ऑथर कहते हैं इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। चलिए दोस्तों इसको समझते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब क्या है। ऑथर कहना चाहते हैं मैन इज सिंगल माइंडेड अबाउट हिज ओन प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट। He is so focused on his own development that he forgets to visualize the pros and cons of reckless development। मतलब हम अपनी डेवलपमेंट को लेकर इतने चिंतित हैं और सिर्फ इतने खोए हुए हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि इस डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा। प्रॉस एंड कॉन्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। इस रेकलेस मतलब कि जो केयरलेस डेवलपमेंट का फ़ायदा क्या होता है हम इसको समझ नहीं पाते। The consequences and impact of materialistic progress should be taken into consideration। इसलिए ये जो हम लोग materialistic progress की ओर बढ़ते जा रहे हैं और इसके क्या परिणाम होंगे इसके बारे में जरूर हमें सोचना चाहिए। Mankind in its race for materialistic success has sacrificed his emotional needs at some point of time। ऑथर ये कहना चाहते हैं कि इस materialistic advancement को गेन करने के लिए, यानी कि पैसा, पावर, सारी चीज़ें हमारे पास हो, इन सभी को पाने के लिए कभी कभी हम लोग इमोशनल जो नीड्स होता है हमारे लाइफ का, हम उसको भी भूल जाते हैं, उसको भी ताक पे रख देते हैं। पीपल आर सो engrossed in fulfilling their ambitions and successfully completing their duties that they tend to forgo their inner mental satisfaction। और कभी कभी अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं, अपने वर्क में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारा मेंटल सेटिस्फैक्शन भी हमें मिल रहा है कि नहीं, हमें फिजिकल सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है कि नहीं। Thus they tend to become sad and isolated। और ऐसे केस में हम लोग सैड और आइसोलेटेड फील करते हैं और एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते। मतलब मैन ही ने इस दुनिया में सब कुछ बनाया है, सबको यूटिलाइज करके, और इतना करने के बाद फिर भी हम फेल हो जाते हैं एक दूसरे को समझने में। सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, ऑथर ने कहा है कि हम लोग कभी नहीं एक दूसरे को समझ पाते हैं कि क्या एक्चुअल लाइफ में हो रहा है और क्या होना चाहिए। दोस्तों हम लोग चलते हैं लास्ट स्टैंजा पे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि अर्थ एक बेसिक लेसन हमें सिखाता है लाइफ का। इवन अंडर द पेरेंट स्टिलनेस, मतलब अर्थ एकदम स्टिल दिखती है, फिर भी देयर कैन बी लाइफ, उसमें भी लाइफ हो सकता है। ड्यूरिंग द विंटर्स, जैसे कि आप जानते हैं, एवरीथिंग फ्रीजेज एंड बिकम्स लाइफलेस, बट व्हेन इट इज स्प्रिंग एवरीथिंग प्रेजेंट इन नेचर सच एज ट्रीज, बर्ड्स, रिवर्स, एवरीथिंग गेट्स लाइफ। मतलब विंटर में तो सब कुछ फ्रीज हो जाता है, तो लगता है कि कुछ नहीं है लाइफ में, लेकिन जैसे स्प्रिंग आता है द अर्थ बिकम्स ग्रीन, अर्थ बिकम्स लाइवली, और यहाँ पर रहने वाली हर चीज़ें काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं। तो ऑथर बताना चाहते हैं कि अपेरेंट स्टिलनेस में भी लाइफ पॉसिबिलिटी है, यानी कि हम लोग शांत होकर भी काम कर सकते हैं। जिस तरह अर्थ प्रतीत होती है कि वो शांत है, बट वो भी घूमती रहती है। इन दिस वे ऑथर ये बताना चाह रहे हैं। सो हियर द पोएट बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ नेचर वांट्स टू से दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स शुड स्टॉप एंड ट्राई टू जज देयर डीड्स। दे कैन ट्राई एंड मेक देयर लाइफ बेटर विद कामनेस एंड पीस। Finally, he ends up by saying that now he will count up to 12 so that we all may become quiet। वो कहते हैं अब फिर से मैं 12 गिनता हूँ और हम सब लोग शांत हो जाते हैं। Here quiet means to calm down ourselves and move towards the path of peace and harmony।
आफ्टर सेइंग दिस ही सेज आई विल गो, और इतना कहने के बाद वो कहते हैं कि मैं चला जाऊंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू ऑल, यू डू योर जॉब, यू मेंटेन साइलेंस एंड आई एम गोइंग। ही सेज सो एज ही सेज सो, ऐसा उसलिए कहते हैं कि एज ही हैज़ कन्वेड हिज मैसेज टू द पीपल, क्योंकि उन्हें जो कहना था उन्होंने अपने रीडर से ये बात कह दी कि आपको क्या करना है, और अब मेरा कोई काम यहाँ बनता नहीं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। एंड ही वॉन्ट्स देम टू बी लेफ्ट अलोन टू थिंक अबाउट इट एंड वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ पीस, और ऐसा कहकर वो हमें अपने हाल पे छोड़ देना चाहते हैं, हमें बोलना चाहते हैं कि अब आप सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ पीस, यानी पीस को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप सोचिए, ऐसा कहकर ऑथर चले जाते हैं। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं फिगर ऑफ स्पीच पे। एजोनेंस, रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड इन द सेम लाइन इज कॉल्ड एजोनेंस। जैसे कि ओ देखा आपने, मैंने रिपीट किया है, हाईलाइट किया है, मतलब इसका मतलब कि ये एजोनेंस यूज हुआ है। एनाफोरा क्या होता है? टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड। जैसे कि आप देखेंगे दो लाइन है स्टैंजा का, लेट्स नॉट स्पीक, फिर लिखा है लेट्स स्टॉप, दोनों लेट्स और लेट्स से शुरू हो रहा है, ऐसे टर्म को हम लोग एनाफोरा कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि एलिट्रेशन क्या होता है और इसमें कौन सा लाइन में एलिट्रेशन है? तो रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। यानी कि आप देखेंगे वी और विल में डब्ल्यू से शुरू हुआ है वी और डब्ल्यू से शुरू हुआ है विल, तो दोनों में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, ऐसे टर्म को हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। फिर उसी तरह आप देख सकते हैं एच एच एच, हिज, हर्ट, हैंड्स में, तो ये एलिट्रेशंस के एग्जाम्पल है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। रिपीटिशन, यूज ऑफ वर्ड, लिटरेरी डिवाइसेस, जे आप देखेंगे कि यूज ऑफ वर्ड को बार बार यूज किया गया है, रिपीटिशन को हम लोग लिटरेरी डिवाइस भी बोलते हैं। एलिट्रेशन मैंने बता दिया है आपको, फिर से यहाँ रिपीट हुआ है। एग्जाममेंट हम लोग चलते हैं। एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। एग्जाममेंट क्या होता है कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जब कोई लाइन दूसरी लाइन पे कंटिन्यू होता है, फिर तीसरी लाइन पे कंटिन्यू होता है, अगर उन दोनों के बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क है नहीं है, तो इसे हम एग्जाममेंट कहते हैं। इसलिए एंड फॉर वन से लेकर जो आप देखेंगे कि डेथ तक जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया गया है, सो दिस इज एग्जाममेंट। अब आते हैं हम लोग ट्रांसफर्ड एपिथेट पे। मैंने ऊपर बात किया था कि ट्रांसफर्ड एपिथेट इज व्हेन एन एडजेक्टिव यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब वन थिंग इज ट्रांसफर टू अनदर, जैसे कि ग्रीन वर्ड्स। अब आप चलते हैं पैराडॉक्स। ये भी मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था कि एन अपेरेंटली सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट विच कैन ओनली बी ट्रू इफ इट इज फॉल्स एंड वाइस वर्सा। एग्जाम्पल, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, मतलब एक तरफ तो कह रहा है विक्ट्री भी मिलेगी, लेकिन आगे कहते हैं विद नो सर्वाइवर्स, सो ऐसे टर्म को हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्स। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आया होगा।